डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन राजस्थान जयपुर कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा चलाया जा रहा ज्ञानदूत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। प्राणी शास्त्र में आज मैं लेने जा रही हूँ लैक ओपेरॉन। मैं हूँ डॉक्टर फातिमा सुल्ताना, सह आचार्य प्राणी शास्त्र विभाग में, जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय कोटा। We all know that our intestine has many bacteria. ई कॉली हमारे एज ए बैक्टीरिया जो है हमारे इंटेस्टाइन्स में पाया जाता है। एंड वॉट एवर फूड वी ईट, हम जो भी भोजन खाते हैं, मान लीजिए ब्रेड स्लाइस खाया, तो दैट इज़ अ रेडी सोर्स ऑफ शुगर में कन्वर्ट हुआ और वो शुगर जो है ई कॉली आसानी से यूज़ करता है। तो ई कॉली का जो डीएनए है, जो जीन्स को रेगुलेट कर रहा है, तो वो तय करेगा कि उसको आसानी से प्राप्त हो रहा है ग्लूकोज, उसको लेते हुए वो अपना लिविंग करता रहेगा। दैट इज इट विल बी लिविंग और इट कैन बी एग्जिस्टिंग यूजिंग द शुगर विच इज रेडिली अवेलेबल इन द इंटेस्टाइन। नाउ फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टेकन मिल्क, आपने दूध लिया, इट कंटेन्स लैक्टोज, शुगर एब्सेंट है, अब उस लैक्टोज को उसको यूज करना है, तो तब उसको लैक्टोज को कन्वर्ट करना होगा ग्लूकोज में। तो ई कॉली जो है उसका जो ऑफ एंड ऑन जो जीन रेगुलेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज एंड एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज। तो ऑफ ऑल द जीन रेगुलेशंस, द मोस्ट वाइडली स्टडीड इज लैक ओपेरॉन। हमारे शरीर में कोशिका के अंदर जो डीएनए पाया जाता है, किसमें? न्यूक्लियस के अंदर। दैट डीएनए कंसिस्ट ऑफ मोर देन 3 बिलियन जीन्स। अब उन 3 बिलियन जीन्स में से कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं और कुछ रेगुलेटरी जीन्स होते हैं। तो स्ट्रक्चरल जीन्स तो दे आर अराउंड 20,000 or more than 20,000. But still we can see it is very little amount of the genes which are totally existing in the more than 3 billion genes. तो इसका मतलब क्या है कि रेगुलेटरी जीन्स 80% है और 20% आपके स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जो वेरियस प्रोटीन्स को बनाने में यूज होते हैं। तो दिस लैक ओपेरॉन वाज स्टडीड इन ई कॉली। जो बैक्टीरिया है उसके अंदर जैकब और मोनार्ड ने 1961 में इस ओपेरॉन मॉडल को सजेस्ट किया, प्रपोज किया, एंड दिस वाज द रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। इफ यू ऑल रिमेंबर सेंट्रल डोग्मा, आपको पिछले वीडियोस को देखने होंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ट्रांसलेशन कैसे होता है, और ये सब वीडियोस आपके डले हुए हैं। एक बार आप उसको रिवाइज कीजिए, तभी आप इस आगे जीन रेगुलेशन को समझ पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल डोग्मा, व्हाट हैपेंस दैट डीएनए एनकोड्स and messenger RNA is formed. Now this messenger RNA will take the codes for protein synthesis by the process of translation. और कौन हेल्प कर रहा है? राइबोसोम्स। तो मैसेंजर आरएनए तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से बन रहा है और मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन्स बन रहे हैं वो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया से होता है, एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। तो अब ये जो प्रक्रिया है प्रोटीन्स का बनना, वो इट कम्स अंडर द कंट्रोल एंड दैट इज नोन एज जीन रेगुलेशन। तो हम लैक ओपेरॉन को स्टडी करते हैं आज। व्हाट इज दिस लैक ओपेरॉन? लैक का मतलब लैक्टोज, ओपेरॉन का मतलब क्लस्टर ऑफ जीन्स। तो ई कॉली के अंदर 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं जो प्रोटीन्स को एनकोड करते हैं, which involves in
lactose metabolism, and the sites on the DNA involved in the regulation of the operon. Many protein coding genes in bacteria are clustered together in operons, which serve as transcriptional units that are coordinately regulated. ये जो क्लस्टर्स हैं, 3 स्ट्रक्चरल जीन्स जो लैक्टोस मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहे हैं, 3 जीन्स हैं और ये कोऑर्डिनेटली जो है रेगुलेट किए जाते हैं सिस्टमैटिकली. एंड दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय जैकब एंड मोनाड in 1961 and they were given Nobel Prize for this. अब ये जो ओपेरॉन मॉडल है इसमें क्या है? स्ट्रक्चरल जीन्स 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं ZYA और ऑपरेटर साइट होता है जो उसके आगे होता है स्ट्रक्चरल जीन्स, और यू कैन से बिहाइंड द स्ट्रक्चरल जीन्स ऑपरेटर. दिस इज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर जीन्स. और नेक्स्ट होता है promoter site. This is the promoter site where RNA polymerase comes and attaches. क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट होने के लिए RNA पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है और RNA पॉलीमरेज जो है स्ट्रक्चरल जीन्स को एनकोड करके मैसेंजर RNA बनाएगा. तो 3 साइट्स आर वेरी क्लियर टू यू ऑल. स्ट्रक्चरल जीन्स जो ZYA है, उनके आगे पीछे की तरफ अगर हम कहें अपस्ट्रीम की तरफ ऑपरेटर जीन्स होते हैं जहां पर रिप्रेसर आकर के अटैच होता है टू स्टॉप द प्रोसेस टू स्टार्ट, यानी ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट होने से रोकने के लिए, इनहिबिट होने करने के लिए, इसीलिए इसको रिप्रेसर कहते हैं. तो ये रिप्रेसर आकर के इस ऑपरेटर साइट पे अटैच हो गया तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो आगे बढ़ नहीं सकता, यानी उसको एक स्पीड ब्रेकर की तरह ब्लॉक कर दिया है इस रिप्रेसर ने ऑपरेटर सीक्वेंस पे अटैच होकर के. नाउ बिहाइंड दिस प्रमोटर साइट देयर इज रेगुलेटरी जीन. ये 1000 सीक्वेंस अपस्ट्रीम जो है बेसिस अपस्ट्रीम होता है ये रेगुलेटरी जीन विच इज नोन एज LAC-I. ये LAC-I जो है कंटिन्यूसली मैसेंजर RNA बनाता है जो कि प्रोटीन बनाता है जिसको हम रिप्रेसर प्रोटीन कहेंगे. इसका प्रोमोटर ऑपरेटर साइट अलग होता है और कंटिन्यूसली इसका जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम है वो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता रहता है. और ये रिप्रेसर प्रोटीन बनता रहेगा तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं ZYA उनके अपस्ट्रीम में जो ऑपरेटर साइट है उसको जाके वो ब्लॉक कर देगा. तो इसका मतलब जब तक रेगुलेटरी जीन रिप्रेसर प्रोटीन बनाता रहेगा ये ऑपरेटर साइट ब्लॉक्ड रहेगा. और अगर ये ब्लॉक्ड रहेगा तो RNA पॉलीमरेज जो प्रोमोटर साइट पे आकर के अटैच हुआ है एंड इट इज रेडी टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, द प्रोसेस इज ब्लॉक्ड. तो स्ट्रक्चर अगर हम लैक ऑपेरॉन का देखते हैं तो दीज आर द स्ट्रक्चरल जीन्स. लैक Z, लैक का मतलब लैक्टोस, Z, Y और A, and each gene will encode to the synthesis of one protein. ऑपरेटर साइट, फिर प्रोमोटर साइट जहां पर RNA पॉलीमरेज आकर के फिक्स होगा. इस प्रोमोटर साइट के आगे एक कैप साइट होता है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ. और उसके और पीछे की तरफ होते हैं रेगुलेटरी जीन्स जो रिप्रेसर प्रोटीन्स बनाते हैं और वो रिप्रेसर प्रोटीन आकर के ऑपरेटर सीक्वेंस पे फिक्स हो जाएगा और उसको ब्लॉक करेगा. इट विल ब्लॉक द RNA पॉलीमरेज टू मूव फॉरवर्ड
to transcript the genes LAC-Z, LAC-Y and LAC-A. तो इस लैक ऑपेरॉन में कौन कौन से की एंजाइम्स हैं इन्वॉल्व होते हैं लैक्टोस मेटाबॉलिज्म में? गैलेक्टोसाइड परमीज, which is also known as lactose permease. Now what is the role of this? It transports lactose into the cell across the cell membrane. जो बैक्टीरिया है ई कॉली बैक्टीरिया, क्योंकि वो आंत के अंदर है तो ग्लूकोज तो इजीली वो एब्जॉर्ब करके खाता रहेगा, बट अगर ग्लूकोज एब्सेंट है तो लैक्टोस अवेलेबल है, जैसे कि दूध पिया, अब उस लैक्टोस को उसको ब्रेक करना होगा. नाउ व्हाट इज दिस लैक्टोस? दिस इज अ डाइसैक्राइड, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस. तो इस डाइसैक्राइड को ब्रेक करना होगा, तब जाकर के उसको ग्लूकोज अवेलेबल होगा उस बैक्टीरिया को. तो लैक्टोस को उस ई कॉली के सेल के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर आने के लिए गैलेक्टोसाइड परमीज एंजाइम जो है, इट हेल्प्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टोस इनटू द सेल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन में से अंदर आने के लिए हेल्प करता रहेगा. गैलेक्टोसिडेस क्या करता है? इट हाइड्रोलाइजेस द लैक्टोस टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस. जो लैक्टोस का जो मेटाबॉलिज्म है, क्योंकि ये डाइसैक्राइड है, ग्लूकोज और गैलेक्टोस जुड़ करके बनते हैं, तो उसको हाइड्रोलाइज करेगा, उसको ब्रेक करेगा ताकि ग्लूकोज अवेलेबल हो सके. एंड thioggalactoside transacetylases, it is an enzyme which helps acetyl coenzyme A to attach with beta galactoside. Now if you see the structure of lactoperon, जो रेगुलेटरी जीन्स हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स से 1000 बेस पेयर्स अपस्ट्रीम की तरफ, वो अपना मैसेंजर आरएनए अलग बनाते रहेंगे. वो मैसेंजर आरएनए प्रोटीन में ट्रांसलेट होगा and that protein is known as the repressor protein. This repressor protein will attach at the operator site. Now once repressor protein blocks the operator, RNA polymerase enzyme which has been attached to the promoter site cannot move forward. अगर रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर सीक्वेंस पे आकर के अटैच हो जाएगा और उसको ब्लॉक कर देगा, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो प्रोमोटर साइट पर आकर के फिक्स हुआ था, वो आगे नहीं बढ़ सकता है. तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन विल नॉट स्टार्ट. बट नाउ if glucose is absent and lactose is present, तो जो थोड़ा लैक्टोस अवेलेबल हुआ, वो लैक्टोस इस रिप्रेसर प्रोटीन पे एक साइट ऐसा भी होता है जिस पे लैक्टोस उस पे फिक्स हो जाएगा. उस पे अटैच होने से उसका जो कन्फ्रंटेशन है, जो मॉडल है रिप्रेसर प्रोटीन का, वो इस तरह से चेंज होगा कि वो वहाँ से डिटैच हो जाएगा. कहाँ से? ऑपरेटर सीक्वेंस से. नाउ व्हेन दिस repressor protein will get detached. Why? Because lactose has induced that repressor protein to unblock. अनब्लॉक करने के लिए उसने इंड्यूस किया और वो वहाँ से रिप्रेसर प्रोटीन हट गया. तो अब ऐसे सिचुएशन में आरएनए पॉलीमरेज के लिए रास्ता क्लियर है. द ट्रैक इज क्लियर फॉर द आरएनए पॉलीमरेज टू मूव फॉरवर्ड and to transcript the structural genes ZYA. तो अब मैसेंजर आरएनए बना और एंड में टर्मिनेटर कोडॉन होगा जहां वो स्टॉप हो जाएगा. दिस मैसेंजर आरएनए विल बी ट्रांसलेटेड इनटू द प्रोटीन्स बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमीज एंड ट्रांसएसिटाइलेज.
Now in the lac operon, the structural genes are the LAC-Z, Y and A genes, which are encoding for galactosidase, permease and transacetylase. Now transcription occurs from a single promoter that lies upstream of these structural genes and binds RNA polymerase. जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रोमोटर सीक्वेंस होता है अपस्ट्रीम स्ट्रक्चरल जीन्स के आगे, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के बाइंड होगा. Now there is operator site in between the promoter site and the structural genes, and a LAC-I gene that codes for LAC repressor protein. The LAC-I gene has its own promoter and that binds RNA polymerase and leads to transcription of LAC repressor messenger RNA and hence the production of LAC repressor protein monomers. आपको जैसे बताया था, आरएनए जो है वो प्रोमोटर साइट पे आके फिक्स होगा और उस स्ट्रक्चरल जीन, फिर ऑपरेटर सीक्वेंस, प्रोमोटर सीक्वेंस, कैप सीक्वेंस जो ब्लू कलर में है, और उसके भी पीछे अपस्ट्रीम की तरफ है LAC-I जो कि रेगुलेटरी जीन्स हैं और वो अपना प्रोटीन अलग बनाते हैं जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है और ये कंटिन्यूसली बनता रहता है. तो ट्रांसक्रिप्शन इज होल्डेड यानी रुका हुआ रहता है. एंड दिस इज एट दैट टाइम व्हेन ग्लूकोज इज इजीली अवेलेबल टू दैट ई कॉली. उस बैक्टीरिया को ग्लूकोज आसानी से प्राप्त हो रहा है, तो उसको लैक्टोज को एनर्जी खर्च करके और फिर उसको ब्रेक करना, क्योंकि लैक्टोज इज अ डाइसैक्राइड which will break the glucose plus galactose, and then the food is available for that E. coli. Now, as I have told you, if lactose is present, it will induce the repressor protein. It will induce the repressor protein, और उससे क्या होगा कि उसका कन्फ्रंटेशन चेंज हो जाएगा और रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर सीक्वेंस को छोड़ देगा. छोड़ने की वजह से क्या हुआ कि अब आरएनए पॉलीमरेज के लिए ट्रैक बिल्कुल क्लियर है और वो अपना ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इजीली स्टार्ट करता है और स्ट्रक्चरल जीन्स को ट्रांसक्रिप्ट करके मैसेंजर आरएनए बनाता है और उस मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेशन हो करके वो रेस्पेक्टिव प्रोटीन्स बनते हैं. सो इट शुड बी क्लियर कि रेगुलेटरी जीन जो है वो रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है और रिप्रेसर प्रोटीन जो है ऑपरेटर सीक्वेंस पे ब्लॉक कर देता है. द ऑपरेटर सीक्वेंस हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय दिस रिप्रेसर प्रोटीन. अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर साइट पे फिक्स हुआ है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है बिकॉज द रोड इज ब्लॉक्ड बाय द रिप्रेसर प्रोटीन. But in the second sequence, if lactose is present, it will induce the repressor protein and it will make it inactive, so that it will leave the operator sequence, and now the RNA polymerase can start the process of transcription. So normally E. coli cells make very little of any of these three proteins. जैसे कि आपको मैंने बताया कि बहुत कम मेहनत करते हैं लैक्टोज को ब्रेक करके और फिर ग्लूकोज को प्राप्त करना, इफ ग्लूकोज इज इजीली अवेलेबल टू देम एज ए फूड. Thus each enzyme is an inducible enzyme and the process is called induction. The mechanism is that the few molecules beta galactosidase in the cell before induction convert the lactose to allolactose, which then turns on the transcription of these three genes in the lac operon. Thus, the allolactose is an inducer. जो थोड़ा बहुत बीटा गैलेक्टोसिडेस जो कोशिका के अंदर है यानी बैक्टीरिया के अंदर है, वो क्या करता है कि लैक्टोज को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट करता है
और ये एलोलैक्टोज जो है इंड्यूसर का काम करेगा, यानी रिप्रेसर प्रोटीन पर आकर के अटैच हो जाएगा और उस रिप्रेसर प्रोटीन को वहाँ से अनब्लॉक कर देगा। कौन से एरिया से? ऑपरेटर सीक्वेंस से, so that the RNA polymerase can move forward and proceed the transcription. The process of transcription can proceed. Here you can see that how the allolactose has induced and blocked the repressor protein, यानी repressor protein को inactive कर दिया है और इसके वजह से रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो ऑपरेटर सीक्वेंस को ब्लॉक नहीं कर पाया। अदरवाइज व्हाट वाज हैपनिंग दैट एवरी टाइम दिस रेगुलेटरी जीन is making or producing the repressor protein which is going and blocking at the operator sequence, due to which the RNA polymerase is not able to start the process of transcription. Lack operon in absence of inducers. In the absence of an inducer such as allolactose, the LAC-I gene is transcribed and the resulting repressor protein binds to the operator site of the lac operon and prevents the transcription of the three structural genes. Absence में तो transcription हुआ, अब presence में क्या होगा? During induction, the inducer binds the repressor. This causes a change in the conformation of the repressor that greatly reduces its affinity for the LAC operator site. The LAC repressor now dissociates from the operator site and allows the RNA polymerase to begin transcribing the structural genes Z, Y, and A. They are transcribed to yield a single polycistronic messenger RNA that is then translated to produce all the three enzymes in large amounts. If the inducer is removed, the LAC repressor rapidly binds to the LAC operator site and transcription is inhibited almost immediately. तो हमने क्या देखा कि अगर इंड्यूसर एब्सेंट है तो रिप्रेसर प्रोटीन जो है ऑपरेटर साइट को ब्लॉक कर रहा था, जिसके वजह से ट्रांसक्रिप्शन को उसने रोक दिया है, so that the RNA polymerase cannot start the process of transcription. और जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं Z, Y, A हैं, वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस ना स्टार्ट होने की वजह से वो प्रोटीन्स नहीं बन पाए। और वही चीज़ अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है तो क्या होता है कि रिप्रेसर प्रोटीन का जो कन्फर्मेशन है, यानी जो स्ट्रक्चर है, वो इस तरह से चेंज करेगा वो कि ऑपरेटर सीक्वेंस को वो ब्लॉक नहीं कर सकता। ऐसे में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आसानी से उस ऑपरेटर सीक्वेंस को क्रॉस करते हुए स्ट्रक्चरल जीन्स को रीड करना शुरू कर देता है, दैट इज इट स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और मैसेंजर आरएनए बनता है, उससे ट्रांसलेशन होकर के ये फॉलोइंग प्रोटीन्स बनते हैं: गैलेक्टोसिडेज, परमीस एंड ट्रांस